आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिया सिंह अपने इस चैनल विराट विजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते शंगो अश्रुत कर्मणि। कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया। आज काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारे एनाटॉमी के पार्ट में। काफी दिनों से सेल चल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आज सेल खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे थे और उसमें लगभग तो खत्म ही हो चुका है। एक टॉपिक और बचा था, और अगर एक दो टॉपिक होगा तो आज वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, यानी कोशिका विभाजन। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तीन टाइप के होते हैं सेल डिवीजन: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस और माइटोसिस हमने इस पे चर्चा कर ली है, डिटेल में हमने पढ़ा था। लास्ट हमारा मियोसिस बाकी है। एक बार रिपीट करवा देते हैं कि ए माइटोसिस क्या था। ए माइटोसिस यानी ये बहुत ही इसका कोई काम नहीं होता है, ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जो अल्प विकसित होती है, जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई, तो उसमें ए माइटोसिस पाया जाता है। बात करें अगर माइटोसिस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी समसूत्री विभाजन। ये एक मतलब हमारे शरीर पे अगर कहीं भी हमारा कट गया है, हाथ या पैर, कहीं भी कोई भी चोट लगी है, तो वो यानी शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए समसूत्री विभाजन होता है। ये किस में पाया जाता है? हमारे में, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में। हम प्रो में आते हैं कि यू में? हम यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, तो हमें असूत्री विभाजन यानी ए माइटोसिस नहीं लगेगा, हमें समसूत्री विभाजन होगा। तो हमने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन दो प्रकार के होते हैं: कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के चार पार्ट होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। मैंने ये भी बताया था कि विभाजन होता है तो ये नहीं कि विभाजन होने के बाद तुरंत विभाजन हो, नहीं। विभाजन हुआ, कुछ देर बाद रेस्टिंग फेज होता है, इंटरफेज होता है, फिर कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस लेते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो तुरंत बड़ा नहीं हो जाएगा, तुरंत उसकी शादी नहीं हो जाएगी, तुरंत आगे कुछ तो नहीं होगा ना, तो पहले ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, उसके बाद फिर आगे हमारा फिर दोबारा विभाजन होता है। ये था। फिर उसके बाद सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि केंद्रक में तो सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइसोसोम, लाइबोसोम, सब कुछ तो उसी में है। उसके बाद फिर हमारा साइटोकाइनेसिस पे साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो हम अभी चलते हैं मियोसिस पर। हमारा लास्ट टॉपिक है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध यानी आधा। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? सम, यानी अगर 46 क्रोमोसोम थे तो 46 के क्या हो जा रहे थे? 92 हो जा रहे थे। 92 हो जा रहे थे, 46 के 46 46 92 हो जा रहा था, सम हो रहा था और डबल हो रहा था। देखिए मैंने बताया था कि कैरियोकाइनेसिस घर से रिलेट करके हम चले थे कि जैसे पिताजी हैं, समझाते समझाते थक गए, लेकिन फिर बंटवारा जब हुआ तो जितनी चीजें थी उन्हें डबल करना था। 4 कूलर था, तो उन्होंने लड़कों ने ये नहीं बोला कि नहीं 2 कूलर हम ले लेंगे, 2 कूलर तुम ले लोगी, नहीं, 4 का डबल करना पड़ेगा। 4 कूलर है तो और 4 कूलर आएगा, 2 कुर्सी है तो और 2 कुर्सी आएगी, यानी हर आइटम का डबल करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें पिताजी ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हर आइटम को डबल करूं, जितना है उतना आधा आधा ले लो। दो दो चेहरा तो एक तुम लो एक वो ले, दो बेड है तो एक तुम लो एक वो ले, मैं इतना डबल नहीं कर सकता। इसमें ये होगा, उसमें डबल डबल हो रहा था, इसमें आधा करेंगे, है ना। तो ए माइटोसिस यानी मियोसिस, जैसे 46 है, इधर एक 23 होगा, इधर एक 23 होगा,
ठीक है, इसमें 2 बार विभाजन होता है, 2 राउंड में ही पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। फिर एक बार विभाजन तो हो गया हमारा, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट हो गया हमारा, और फिर उसके बाद ये 23, फिर ये 23। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो अब माइटोसिस के, अरे समसूत्री विभाजन के जैसे है, माइटोसिस के जैसे है, तो हाँ ये माइटोसिस के जैसे, क्योंकि इसमें डबल हो रहा है, तो ये मियोसिस सेकंड हो गया। यानी सब मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि ये एक बार आधा आधा हो जा रहा है, एक 46 का 23 हो जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी बात मियोसिस सेकंड में बात करें तो ये 23 का भी डबल डबल यानी डबल हो जा रहा है, तो ये बोला जाएगा कि मियोसिस जो है वो जस्ट माइटोसिस के जैसे होता है। मियोसिस सेकंड जस्ट माइटोसिस के जैसे होता है, कौन? मियोसिस सेकंड, है ना। तो हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आधा आधा होता है, इसमें किसी भी आइटम को पिताजी डबल नहीं करेंगे, आधा कर देंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मियोसिस होता क्या है। मियोस यानी लेस, कम, इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन यानी आधा, कम, तो मियोस यानी लेस, कम, तो रिडक्शनल डिवीजन यानी ऐसा विभाजन जिसमें आधा हो, ऐसा विभाजन जो आधा हो, तो मियोस यानी कम, लेस, रिडक्शनल डिवीजन। अब अगर बात करें कि आप सोचेंगे कि क्यों इसमें 46 का आधा आधा हो रहा है, उसमें डबल हो रहा था, सम हो रहा था, 46 का कितना हो रहा था, 92 हो जा रहा था, लेकिन इसमें आधा आधा क्यों हो रहा है, 46 का 23 क्यों हो जा रहा है? ठीक है, वो भी देखते हैं। भी जैसे मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स है। अब मैंने बताया था कि एक स्पर्म और एक एग, ये दो ऐसे हैं जिनके मेल से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। कई क्लास में हमने इसे बताया भी है और इस पर चर्चा भी की है कि स्पर्म और एग से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, मिलने से एक नया जन्म होता है। अब आप बताइए कि जो ये स्पर्म, ये सेल है स्पर्म का, अब इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है। जब बच्चे की उत्पत्ति होगी तो जब सम होगा तो ये 92 हो जाएगा, यानी एक शरीर में 92 गुणसूत्र। तो वो मानव मानव नहीं दानव हो जाएगा, मानव रहेगा ही नहीं। वो जब एक शरीर में 92 गुणसूत्र हो जाएगा तो सवाल ही नहीं उठता 46 गुणसूत्र, इसीलिए तो इसका आधा हो रहा है। समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, केवल शरीर की क्षतिपूर्ति हो रही थी, 46 था उसमें 46 का 92 हो जा रहा था, लेकिन ये 46 है एक ही शरीर में 92 गुणसूत्र, असंभव, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए इसका डबल नहीं होता है, इसका आधा करते हैं, 23 करते हैं, 46 का 92 नहीं होगा इसमें। इसे हम कई नाम से जानते हैं मियोसिस को, जैसे जर्म सेल, जर्म सेल से, रिप्रोडक्टिव सेल से, और सेक्स सेल से। जर्म सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन और सेक्स सेल डिवीजन, ये कई नामों से हम मियोसिस को जानते हैं। मियोस यानी कम, लेस, मियोस यानी कम, लेस। उसके बाद इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद 46 का डबल क्यों नहीं होता है, मैंने बताया क्योंकि स्पर्म और एग से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, तो एक नए जब जन्म होगा, नई संतान की उत्पत्ति होगी, तो उसी में एक ही मनुष्य में 46 की जगह 92 गुणसूत्र, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका डबल नहीं होता है, आधा आधा होता है। ये नाम कई बार पूछते हैं कि जर्म सेल किसका नाम है, सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, तो ये सब मियोसिस के हैं।
अब जैसे देखिए मियोसिस, ये जनरली जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में ये होता है। जनन कोशिकाओं के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। मेल में क्या हो गया? स्पर्म, और फीमेल में ओवम। ओवम हो गया। ठीक है। जनन कोशिकाओं के दो पार्ट होते हैं, पहला मेल में, दूसरा फीमेल में। मेल में स्पर्म यानी वही शुक्राणु और अंडाणु, और दूसरा ओवम फीमेल में। अब से इधर लिख दिया हमने मेल, फिर लिख दिया फीमेल। अब मेल और फीमेल में देखते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, स्पर्म और वो, स्पर्म तो इसका होगा और ओवम इसका होगा। अब एक होता है, दो प्रकार से इसका विभाजन होता है। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम। इसमें भी वही होता है, ऑटोसोम ऑलोसोम, फीमेल में भी। ऑटोसोम ऑलोसोम। अब ये ऑटोसोम क्या होता है, ऑलोसोम क्या होता है? ऑटोसोम यानी समझ लीजिए कि केवल शरीर का निर्माण, इसमें केवल शरीर का निर्माण होता है। ऑटोसोम जैसे ये शरीर, एक बच्चा पैदा हुआ, अभी केवल शरीर का निर्माण हुआ है ऑटोसोम में, यानी हाँ, शरीर का निर्माण हुआ है। ऑलोसोम में क्या होता है? ये शरीर का निर्माण हो गया, अब हमें ये नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो ऑलोसोम क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है कि ये लड़का है कि लड़के। इसका शरीर का निर्माण कौन करता है? ऑटोसोम। और जो जेंडर बताता है कि ये लड़का है कि लड़के, लिंग निर्धारण बताता है, तो वो कौन बताता है? वो ऑलोसोम बताता है, लिंग निर्धारण। इसमें भी वही होता है, सभी शरीर का निर्माण होगा, इसमें भी लिंग निर्धारण होगा, बताएगा कि गर्ल है कि बॉय है। अब देखें तो ये है कोशिका। एक मान लीजिए एक फीमेल का हमने लिया और एक मेल का लिया, एक फीमेल और एक मेल का हमें लेना है। ये हमने ले लिया, एक फीमेल और एक मेल का। अब इसमें कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें इसमें 46, इसमें कितने होते हैं? इसमें 44, इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 22 जोड़े, यानी 22 जोड़े होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम्स है। 44 क्रोमोसोम्स तो केवल शरीर बनाते हैं, 22 जोड़े केवल शरीर बनाते हैं, कि कैसा हाथ होगा, कैसा नाक होगा, कैसा कान होगा, कैसा सर होगा, कैसा कुछ भी, ये कौन बनाता है? ये ऑलोसोम बताता है कि कैसा शरीर होगा। 44 क्रोमोसोम्स यानी 22 जोड़े क्रोमोसोम्स हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, कैसा हाथ पैर, ये इन सब चीजों के बारे में। और जो एक जोड़ी होते हैं, यानी दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, लिंग निर्धारण बताते हैं हमारा। इसमें भी वही सेम टू सेम 44, और इसमें भी दो। अलग क्या रहता है इसमें? हम पुरुष को एक्स वाई से दिखाते हैं और महिला को एक्स एक्स से दिखाते हैं, बस यही अलग है और कुछ नहीं है। मेल में ऑलोसोम, ऑटोसोम, ऑलोसोम, इसमें केवल शरीर का निर्माण होता है, और ऑटोसोम में, और उसके बाद उसमें लिंग निर्धारण बताता है। किसमें? ऑलोसोम में।
देखिए, महिला और पुरुष का 90% शरीर एक ही होता है, 90%, और जो अलग होता है। और अगर मेल का अगर फीमेल में लंग्स लगा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही होता है, बस कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे एक्स और वाई इसमें हो गया। तो कभी कभी जो क्रोमोसोम्स अलग होने, उसमें एक्स एक्स इसमें एक्स वाई, तो कभी कभी क्रोमोसोम्स अलग होने की वजह से महिलाओं में कुछ बीमारियां आती हैं जो एक वंश से दूसरे वंश में जाती रहती हैं, जैसे रतौंधी यानी कलर ब्लाइंडनेस। रेड और ग्रीन कलर में उन्हें दिक्कत होती है देखने में कि पहचानने में, रेड और महिलाओं को जनरली, इसीलिए पुरुषों में भी होता है, लेकिन गुणसूत्र सेम होने की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, महिला है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अब जो ये कलर ब्लाइंडनेस है वो केवल शरीर में एक्स क्रोमोसोम्स को इफेक्ट करता है। किसको? एक्स क्रोमोसोम्स को। याद रखिएगा, मैं इसे मान लीजिए डॉट कर देती हूँ। एक्स क्रोमोसोम्स को इफेक्ट करता है ये, बस एक्स को ही इफेक्ट करता है, वाई को नहीं करता। अब मान लीजिए एक आदमी है, उससे जो संतान हुई वो लड़की हुई। पहले इतना समझिए कि लड़के को हम एक्स वाई से करते हैं, पुरुष को, और महिला को हम एक्स एक्स से करते हैं। तो एक आदमी है, उसे जो संतान हुई पुत्री हुई, तो वो इस रोग से ग्रसित है। किससे? कलर ब्लाइंडनेस से। इस रोग से ग्रसित है वो, तो वो एक्स गुणसूत्र ग्रसित है। अब जो लड़की हुई है वो भी तो एक्स ही होगी, तो जो इफेक्ट वाला एक्स है वो उसमें जाएगा, तो आगे जो वो लड़की हुई है, क्या उसमें कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आदमी था उसमें जो एक्स गुणसूत्र था वो इफेक्ट था उसमें कलर ब्लाइंडनेस का। उसके बाद जो लड़की हुई यानी एक्स ही हुई, जो लड़की हुई उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा। अब यही बात अगर करें कि वाई ले ले, हम वाई ले ले, तो क्या कलर ब्लाइंडनेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि केवल ये क्रोमोसोम्स एक्स, क्योंकि ये बीमारी केवल एक्स क्रोमोसोम्स को इफेक्ट कर रही है, तो जो लड़का होगा वो तो वाई होगा। तो भले ही आदमी कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन केवल एक्स में होगा। वाई में अगर लड़के का होगा तो नहीं होगा, यानी 50% पूरा पॉसिबल है कि अगर लड़की होगी तो उसे कलर ब्लाइंडनेस होगा, और अगर लड़का होगा तो उसे नहीं होगा। अब ये अगर उल्टा कर दे महिला में, तो ये तो पूरा एक्स एक्स है, ये तो समझ ही गए होंगे, ये पूरा एक्स एक्स है। यानी अगर महिला ग्रसित है इस रोग से, तो जो जो बच्चा होगा या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगा। लड़की होगी तो एक्स गुणसूत्र से इफेक्ट कर रहा है, एक्स कर रहा है उस बीमारी को, तो एक्स एक्स है जनरली। मेन पूरा होगा उस लड़की को तो वो बीमारी होगी, और अगर लड़का होगा तो भी इसमें एक्स एक्स है, यानी लड़के में भी वो बीमारी देखी जाएगी इसमें। यानी 100% होगा कि लड़का और लड़की दोनों में, इस पे 50% लड़की होगी और 50% लड़का नहीं होगा। ठीक है, 50% लड़की होगी, 50% लड़का नहीं होगा। यही था। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है, केवल 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। 44 क्रोमोसोम्स ही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। बाकी जो हमारे 2 क्रोमोसोम्स है वो हमारे लिंग निर्धारण बताते हैं कि वो लड़का हुआ या लड़की हुआ। फीमेल में भी यही है, बस एक्स एक्स से इसको दर्शाते हैं, इसको एक्स वाई से दर्शाते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इधर मान लीजिए पुरुष का ऑटोसोम और इधर महिला का ऑटोसोम, जो शरीर का निर्माण करते हैं ऑटोसोम यानी वो। अब इधर 44 है, इधर भी 44 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है? आधा करना है, अर्धसूत्री मियोसिस, आधा आधा आधा। तो इसमें 44 इधर है, 44 इधर है। अब अगर आधा लें तो इधर का 22 लेंगे और इधर का 22 लेंगे। 22 + 22 44 हो गया, आधा आधा लिए। अब अगर ऑलोसोम ले, पुरुष का इधर, महिला का इधर, इधर 2 है, इधर भी 2 है, संख्या संख्या सेम है, बस उसके गुणसूत्र अलग है। उधर एक्स वाई है पुरुष में और उधर एक्स एक्स है। इधर ले लिया हम महिला। अब इधर लेंगे 1 + 1 यानी
2, 44 प्लस 2 इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यही था। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम आती हैं इस मतलब गुणसूत्र कभी कभार बढ़ जाते हैं और कभी कभार घट जाते हैं, तो उन्हें सिंड्रोम्स सिंड्रोम्स बीमारी होती है। सिंड्रोम्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बस मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिंड्रोम्स जो होते हैं वो मतलब 46 गुणसूत्र हैं, तो कभी कभार गुणसूत्र 45 हो जाते हैं और कभी 47 हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। यानी गुणसूत्र का बढ़ना या घटना सिंड्रोम कहलाता है। गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता, इरेगुलरिटी के बढ़ने को या घटने को हम सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो सिंड्रोम जैसे 4 मेन होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 मेन होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पकाओ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है, ऑलोसोम हमारे ये बताता है, लिंग निर्धारण का बताता है। उसके बाद अगर ऑटोसोम और ऑलोसोम में 44 है, आधा आधा में करना है। अब इसका डबल तो हमें करना नहीं है, थक गए हैं पिताजी बोलते बोलते। अब 44 इधर 22 प्लस 22 44 हो जाएगा। ऑलोसोम पुरुष का लिया, ऑलोसोम महिला का लिया, 2 2 1 प्लस 1 2, यानी 2 ये बताएंगे कि लिंग निर्धारण हो रहा है और 44 हमारे शरीर का निर्माण करेंगे। ये था अभी जनरली मियोसिस के बारे में। अब पढ़ते हैं मियोसिस को। अब मियोसिस को देखिए, मियोसिस मैंने बताया 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। जस्ट माइटोसिस मैंने अभी बताया, इसमें 2 बार विभाजन होता है ना। तो एक बार माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट, एक बार मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड जो है वो किसके जैसा होता है, जस्ट माइटोसिस के जैसा होता है, क्योंकि वो डबल होता है। भले इसमें डबल नहीं हो रहा है, लेकिन 23 का एक बार 23 इधर, एक बार 23 इधर, है ना। अब अगर मियोसिस फर्स्ट में देखिए तो मियोसिस अगर फर्स्ट में देखें तो मैंने ये पूरा वही है, मैंने बताया था कि सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का। तो सब कुछ वही है, विभाजन हुआ, उसके बाद फिर जीवन फेस आया। यानी मैंने बताया कि विभाजन के बाद तुरंत विभाजन नहीं होता है, जीवन गैप आया, उसके बाद फिर फर्स्ट गैप आया, फिर सिंथेसिस हुआ, यानी सारे उसको डबल किया गया। ये मैं माइटोसिस का बता रही हूँ, सारी चीजों को डबल किया गया। उसके बाद फिर गैप 2 आया, फिर कुछ देर बाद मैच्योर होने के बाद दोबारा वो विभाजन के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें भी वही होता है, सबसे पहले गैप 1, फिर सिंथेसिस, फिर गैप 2, ये तो वही होता है। उसके बाद अब फिर हमने पढ़ा था कि देखिए मियोसिस फर्स्ट को हम हेट्रोटाइपिक भी कहते हैं। ये जो दूसरे दूसरे नाम है इसे जरूर लिखिएगा, हेट्रोटाइपिक डिवीजन। और मियोसिस सेकेंड को होमोटाइपिक डिवीजन। अब मियोसिस फर्स्ट है, हमने पढ़ा था प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, इंटरफेस, ये सब हमने पढ़ लिया। दोबारा ये प्रक्रिया फिर इसमें होगी, बस कुछ कुछ चेंजेस होंगे। इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस इसमें फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में मैंने बताया था प्रोफेस,
मेटाफेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एनाफेस, 4 फेज होते हैं, और टीलोफेज, उसमें मैंने इंटरफेज भी बताया था, वो मैंने रेस्टिंग फेज के बारे में बताया था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें भी फर्स्ट लगेगा। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, तो उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस सेकंड भी, अरे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी तो आएगा ना। साइटोकाइनेसिस ये भी फर्स्ट भी आता है। इसको तो ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि सब कुछ केंद्रक में है, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट पे को कहते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन, और मियोसिस सेकंड को जस्ट माइटोसिस जैसा होता है, तो उसे होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। अब देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, हम देखते हैं, अभी मियोसिस सेकंड को हटाते हैं, अभी देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के 5 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला, लेजी, लेजी पापा, दीदी। सुस्त पड़े हैं पापा और दीदी, लेजी पापा और दीदी, यानी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस नाम से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, लेजी पापा और दीदी, सुस्त पड़े हैं पापा और दीदी। अब सबसे पहले अगर बात करें लिप्टोटीन की, लेप्टोटीन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं, इसमें जो केंद्रक हैं, उसके बाद इसमें अलग अलग, एक फीमेल का, एक मेल का, एक फीमेल का, तो हर अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, सॉरी, लेप्टोटीन ना, हाँ, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये पतले पतले धागे के जैसे हो जाते हैं, एक ही में ज्वाइंट रहते हैं, पर ये अच्छी बात है, वरना फिर अगर अलग अलग रहते तो फिर इनका डबल होने का चांसेस हो जाता है, यानी 46 का 92 होने का चांसेस हो जाता है, वो हमें नहीं करना है। इसमें पतले पतले धागे के जैसे होते हैं, किसमें? लिप्टोटीन में ज्वाइंट रहते हैं, पर लिप्टोटीन में धागे के जैसे रहते हैं लेकिन ज्वाइंट रहते हैं। फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड क्या है? जाइगोटीन, सेकंड जाइगोटीन है। अब ये हमारा केंद्रक है। अब इसमें क्या होगा, गुणसूत्र आ जाएंगे, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल का आ जाएगा, यानी 23 जोड़े जो हैं वो मम्मी के, और 23 जोड़े पापा के, सब अलग अलग हो जाएंगे। मम्मी और पापा के 23 23 जोड़े अलग अलग हो जाएंगे, साथ में थे। अब पहले पहले लिप्टोटीन में क्या हुआ कि ये पतले पतले धागे के समान आ गए, उसके बाद फिर जाइगोटीन में क्या हुआ कि ये अलग अलग, मम्मी और पापा के दोनों के अलग अलग हो गए। अब जाइगोटीन में थिंक इसमें, हाँ, और इसमें क्वेलिंग भी हो जाते हैं, यानी कंडेंस करने लगते हैं, क्वाइलिंग हो जाते हैं, जैसे स्प्रिंग के जैसे क्वाइलिंग हो जाते हैं इसमें, सब क्वाइलिंग हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। थर्ड हमारा क्या आता है? पैचिटीन,
थर्ड हमारा आता है पैचिटीन। इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होते हैं, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, एक मम्मी एक पापा, एक मम्मी एक पापा ना, इसमें ये क्वाइलिंग होते हैं बस। जाइगोटिन फिर से बता दो, देखिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं समझ में आएगा आपको। ये जो केंद्रक हैं ये क्वाइलिंग हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, क्वाइलिंग में आ गए हैं, यानी एक मम्मी एक पापा। बाप रे, बार बार पेन में चलना। एक मम्मी एक पापा, एक मम्मी एक पापा। क्वाइलिंग हो गए हैं बस। लिप्टोटिन में क्या हुआ, ये मतलब लंबाई में धागे के जैसे आ गए पूरे, लेकिन जुड़े हैं, ज्वाइंट हैं। और जाइगोटीन में क्या हुआ कि ये क्वाइलिंग हो गए। कैसे क्वाइलिंग हो गए। अब आते हैं पैचेटिन में, तो ये सब क्वाइलिंग थे जो, ये अब क्या हो गए, मम्मी पापा सब अलग अलग। 23 मम्मी इधर हो गई, 23 पापा इधर हो गए, सब अलग अलग हो गए। 23 मम्मी उधर, 23 पापा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अलग अलग हो गए। अब हमारा आता है फोर्थ, क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है, यानी जो न्यूक्लियोलस था वो गायब हो जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये मैं केंद्रक बनाई हूँ अभी, इसके यहाँ पे सेल है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पे कोशिका है ना, ये केंद्रक है। ये जो हमारा था, सब अलग 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 अलग। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था वो गायब हो गया, फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था सब कुछ गायब हो गया, बस यही बचा। और उसके बाद अभी यहाँ पे क्या आएगा, वो आग लगाने वाला सेंट्रियोल्स, जो माइटोसिस में आग लगाया था, सारी सारी चीजों को एकदम अपने खींच के आकर्षित करके सब कुछ बंटवारा कर दिया था, वही फिर आएगा, छोड़ता नहीं है वो। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, है ना, सब कुछ सब कुछ खत्म हो गया। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। उसके बाद फिर क्या आता है, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या करते हैं ये लोग, डाइकाइनेसिस में ये जो केंद्रक होता है ये आ जाता है, और उसके बाद फिर ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पूरे ऊपर चले जाते हैं, और फिर सेंट्रियोल जहाँ था वहां आ जाता है, न्यूक्लियोलस वहां आ जाता है, सब कुछ दोबारा आ जाता है। सबसे पहले में क्या हुआ था कि लिप्टोटीन ये धागे के समान हो गए थे, जाइगोटीन ये क्वेलिंग हो गए थे, अलग अलग ऐसे 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 करके, यानी कंडेंस हो गए थे, क्वेलिंग करने लगे थे। तीसरे में पैकेटीन, यानी सब अलग अलग हुए थे, 23 मम्मी अलग पापा 23 अलग, सब अलग अलग हो गए थे। डिप्लोटीन में क्या हुआ था कि सब कुछ गायब हो गया था, और क्या था बस, इधर सेंट्रियोल्स आ गया था इधर, जो यहाँ न्यूक्लियोलस था वो गायब हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब कुछ गायब हो गया, और आया डाइकाइनेसिस में, तो ये विभाजन हो गया ना। अब आते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं प्रोफेस फर्स्ट, है ना, ये प्रोफेस फर्स्ट का ही तो है ये, हम प्रोफेस फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब ये क्या था, अब ये क्या हुआ, वो पूरा ऊपर सेंट्रीओल जो था वो ऊपर पूरा चिपका लिया, किसको, गुणसूत्र को, पूरे ऊपर गुणसूत्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बंटवारा करने वाला है ही, आग लगाने वाला, तो पूरा गुणसूत्र को ऊपर कर लिया। अब इसमें क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में ये जो केंद्रक होगा, ये क्या करेगा, ये जो
सेंट्रियोल्स हो गए, ये सारे गुणसूत्र को बीच में ला देगा, मध्य में ला देगा, इसलिए इसका मेटाफेज नाम दिया गया है, मध्य की अवस्था मेटाफेज। इसको आपने इसके पहले वाले पार्ट में अच्छे से हमने चर्चा की है इसके बारे में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, सब कुछ इसी में, बस हल्का सा चेंज हुआ है। मेटाफेज में यही बीच में आ जाते हैं ये सारे गुणसूत्र। एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना, इधर तो है ही वो है, उसके बाद फिर सेंट्रियोल जो है ये जाल फेंक देते हैं। क्या करते हैं, ये जाल फेंक देते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये जाल फेंक के चिपका लेते हैं सारे गुणसूत्र को। और फिर टीलोफेज में क्या होता है कि ये अलग हो जाता है, गुणसूत्र अलग हो जाएगा। अभी तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कुछ आया है नहीं अभी, अभी तो बस ये गुणसूत्र हैं। उसके बाद फिर ये फेंका, जैसे स्पिंडल फाइबर ये जाल जैसे फेंकता है स्पाइडरमैन जैसे, स्पिंडल फाइबर ऐसे फेंका और तुरंत सारे गुणसूत्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खत्म। और फिर गुणसूत्र इधर आ गए, इधर आ गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसके बाद फिर धीरे 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 न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो था वो आने लगा, धीरे 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 न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने लगा। फिर ये धीरे धीरे धागे में बदलने लगे, धागे में बदलने लगे। न्यूक्लियोलस यहाँ था ही, सेंट्रियोल्स यहाँ चला गया, ये भी धागे में बदलने लगे। उसके बाद फिर ये बन गए जैसे थे, एक यहाँ और एक यहाँ, खत्म। यही था। मेटाफेज में बीच में आ गए, एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल्स है स्पिंडल फाइबर फेंका और सारे को आकर्षित कर लिया, सारे गुणसूत्र को। टीलोफेज में सब अलग हो गए, उसके बाद ये धीरे धीरे धागे के जैसे बनने लगे और फिर लास्ट में ये जैसे हैं वैसे हो गए, अलग अलग। अब लास्ट एक है कि अब हमारा आता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो पहले ही तो ये है ही ऐसे इधर इधर, उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो याद करिए सब हमने पढ़ लिया। फिर एक केंद्रक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बंटवारा कर ही देता है वो। और फिर उसके बाद फिर एक इधर बढ़ जाते हैं, एक इधर बढ़ जाते हैं, बात खत्म। मेयोसिस सेकंड में वही सब कुछ होता है जो इसमें हुआ था, सब कुछ वही है, बस कुछ भी नहीं बदला है, बस वही लिप्टोटीन यानी लेजी पढ़े हैं पापा दीदी, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। लिप्टोटीन जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो पतले धागे के जैसे हो जाते हैं, लिप्टोटीन। जाइगोटीन में ये क्वाइलिंग कंडेंस होने लगते हैं ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद फिर पैचेटीन, पैचेटीन में 23 गुणसूत्र मम्मी पापा के सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं, 23 गुणसूत्र। और फिर आते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में ये जो सेंट्रियोल्स होता है ये आ जाता है, धीरे धीरे करके अपनी जगह पे आ जाता है, यानी आग लगाने के लिए, बंटवारा करने के लिए। डाइकेनेसिस में ये बंटवारा कर देता है, गुणसूत्र को अलग कर देता है। उसके बाद फिर आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट, ये सारे गुणसूत्र को बीच में कर देता है, सारे गुणसूत्र को। फिर एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर फेंक देता है, यही है अभी ये सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर फेंक देता है, सारे को चिपका लेता है। उसके बाद फिर टेलोफेज में अलग अलग हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होता है, केंद्रक है, बंटवारा हुआ अलग अलग, उसके बाद 2 केंद्रक बन गए, यही काम था बस। और अभी आज जाके हमारा सेल डिवीजन खत्म हुआ। एक लास्ट टॉपिक है हरित लवक, आई थिंक बाकी है, लवक, प्लास्टिड, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लवक, प्लास्टिड्स। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी, हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में, हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी 1865 में की थी। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन, लवक, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी नई कोशिका, जैसे हमारे हाथ की कोशिका कट गई, हमारा हाथ कहीं से कट गया,
उसके बाद जो पुरानी कोशिका है वही धीरे धीरे करते 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 आके फिर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसका मतलब वही हो कि जो पुरानी कोशिका है उन्हीं से मिलकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ठीक ही यही है कि पुराने लवकों से मिलकर नए लवकों का निर्माण होता है। पुराने जो प्लास्टिड्स हैं उन्हीं से नए लवकों का नए प्लास्टिड्स का निर्माण होता है। और प्लास्टिड्स अब सबसे पहले किसने दिया था? सिम्पर ने। सिम्पर प्लास्टिड्स सब सबसे पहले किसने दिया था? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब बात करें लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, हिंदी में लिख देती नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक ना। अब अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, यानी हरित लवक, तो हरित लवक की खोज सबसे पहले सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? जो प्लास्टिड का नाम दिया था जिन्होंने, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी इनकी खोज। और कब की थी? 1885 में, 1885 में की थी। हरित लवक हरे रंग का होता है और किस में पाया जाता है? हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, जो जो हरे रंग होते हैं, वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पेड़ पौधों में कहीं भी हरा रंग हो तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में की थी। ये कार्य क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। कौन? हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। और ये भोजन का निर्माण किस विधि से करता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये हम लोग क्लास 5 और 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल व शर्करा का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण यही इस विधि से ये करता है, यानी पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो कौन करता है? हरित लवक। अब पत्तियां हरे रंग की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट भी हरे रंग का होता है। अब पत्तियां हरे रंग की हैं तो जब जब ये भोजन बनाते हैं तो यानी हरे पौधे जो होते हैं उनका जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। उनका भोजन पत्तियां बनाती हैं। अब आप ये बताइए कि अगर जैसे पतझड़ होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, या मान लीजिए कि हमने कोई एक पेड़ ले लिया छोटा सा और उसके सारे पत्ती को फेंक दिया, या तो फिर पतझड़ में सारी पत्ती झड़ गई, तो फिर वो तो फिर वो पेड़ मुरझा क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं मुरझा जाते हैं? क्योंकि वो अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करके कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट रखता है। स्टोर करके कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके। अब जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि जैसे नवरात्रि में जो महिलाएं होती है वो व्रत रखती हैं, तो वो व्रत के एक दिन पहले अपना खाना स्टोर करके रख लेती हैं पहले से ही कि हाँ कल व्रत रहना है, तो ताकि एक दिन रह सके, एक दिन या 9 दिन, जितने दिन भी। तो ऐसे ही ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है फूड को। हालांकि ये कलरलेस होता है, ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता, लेकिन ये स्टोर करके रखता है किसको? भोजन को। और सूर्य के उपस्थिति में आने पे ही, सूर्य के संपर्क में आने पे ही जो अवर्णित लवक है यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हरित लवक में बदल जाते हैं। याद रखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर ही जो ये ल्यूकोप्लास्ट है यानी अवर्णित लवक है, ये हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आलू का हरा होना, यही प्रक्रिया है। जब जब अवर्णित लवक हरित लवक में बदल जाता है तो वो यानी आलू का हरा होना, तो वही है। और अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट की, वर्णित लवक, तो
ये हरे रंग को छोड़कर बाकी किसी भी रंग का हो सकता है, ब्लू, ब्लू, रेड, ऑरेंज, किसी भी, येलो, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन ये ग्रीन नहीं होगा। और ये मोस्टली पौधों के रंगीन भागों जैसे कली, पुष्प, फूल, इन सब में पाया जाता है। लवक क्या होता है? जो प्लास्टिड्स होते हैं, इसकी इस शब्द की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी। उसके बाद फिर ये किस में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और जंतु कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। कौन? लवक। और पुराने लवकों से ही नए लवकों का निर्माण होता है। पुराने लवकों से ही नए लवकों का निर्माण होता है। और प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, फिर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। जो हरित लवक होता है हरे रंग का होता है, और ये भोजन का निर्माण करता है किस विधि से? फोटोसिंथेसिस की विधि से। उसके बाद जो खाना, जो अगर पतझड़ के मौसम में अगर पत्तियां झड़ जाती हैं तो ये कैसे जिंदा रहते हैं? ना कोई भोजन मिलता है ना कुछ, तो ये अपना जो भोजन होता है स्टोर करके रखते हैं। कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट रखता है। कहाँ रखता है? जड़ में या कहीं भी स्टेम में रख सकता है ल्यूकोप्लास्ट। ये बल्कि कलरफुल होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। और बात करेगा क्रोमोप्लास्ट की, तो ये हरे रंग को छोड़कर किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी कलर का, हरे रंग को छोड़कर। ये मोस्टली रंगीन भागों, पौधों के रंगीन भागों जैसे फूल हो गया, कली, पुष्प, फल फल इन सब में ये पाया जाता है। तो आज हमारा सेल कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज करवा दे। सबसे पहले हमने पढ़ा असूत्री विभाजन, यानी एमाइटोसिस। वो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। माइटोसिस की बात करें तो समसूत्री विभाजन, यानी सम यानी उसका डबल डबल हो जाता, हर आइटम का डबल डबल। पिताजी हैं तो अगर बंटवारा होना है तो वो हर आइटम को डबल डबल करेंगे। जैसे 4 कुर्सी है तो 8 कुर्सी करना पड़ेगा, 2 एसी है तो 4 एसी करना पड़ेगा, हर चीज का डबल डबल। और समसूत्री विभाजन जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका यानी हमारे में पाया जाता है, और ये शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए होता है। और इसमें दो समसूत्री विभाजन के 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन, उसमें 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में ये सब हमने पढ़ लिया। और याद रखिएगा कि एक बार विभाजन होने के बाद दोबारा विभाजन नहीं होता है, मतलब कुछ देर बाद होता है, तुरंत तुरंत विभाजन नहीं होता है। पहले न्यूट्रिशंस लेंगे, मेच्योर होंगे, कुछ ग्रो करेंगे, तब पहले गैप 1 होगा यानी न्यूट्रिशंस का, फिर उसके बाद सिंथेसिस होगा, सारी चीजों को डबल करेंगे, फिर गैप 2 होगा, कुछ और समय लेंगे, उसके बाद फिर विभाजन होता है। और फिर उसके बाद मियोसिस। मियोसिस, मियोस यानी कम, लेस। मियोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेबी फॉर्मर और जेबी मोरे, ये छूट गया, तो सबसे पहले जेबी फॉर्मर और जेबी मोरे ने, ठीक है, मियोसिस शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहले इन्हीं दोनों ने किया था। और उसके बाद इसे कई नामों से जाना जाता है, जर्म्स सेल डिवीजन, सेक्स सेल डिवीजन, और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। मियोसिस 2 प्रकार का अगर विभाजन हो तो एक ऑटोसोम, एक ऑलोसोम। ऑटोसोम केवल शरीर का निर्माण करता है, 44 क्रोमोसोम केवल शरीर का निर्माण करते हैं, 22 जोड़े यानी, और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो लिंग निर्धारण करते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। और पुरुषों को हम एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं, और महिला को एक्स और एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट हो गए। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सेल अब खत्म हुआ है, और अब देखते हैं आगे, मिलते हैं अब अगले पार्ट में। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम।